हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप इस मैट्रिक का एग्ज़ाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल कहता है कि बहुपद 4x² - 4x+1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखिए, मूलों का गुणनफल ज्ञात करने का आसान फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। यहाँ पे दोस्तों c का मान 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, a का मान यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 1/4 होगा। 1/4 ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है कि एपी का पहला पद ए और सारवंतर डी है, तो एनवां पद का योग क्या होगा। देखिए, एनवां पद का योग हमसे पूछा गया है और इसका जो फार्मूला होता है वो एसएन का फार्मूला होता है, n/2 × 2a प्लस n-1 गुने डी होता है। अब देखिए, n/2 × 2a प्लस n-1 गुने डी ऑप्शन डी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि 1/√3 बराबर होगा। देखिए, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये 1/√3 के बराबर नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में दिया गया tan 30 डिग्री और tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, अतः 1/√3 किसके बराबर होगा, तो tan 30 डिग्री के बराबर होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। यह एक फार्मूला पूछा गया है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखिएगा कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता है, जो कि ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लिखेंगे cos थीटा बराबर 1। अब देखिए, √2 गुना में है तो भाग में ले जाके लिख देंगे। अब आप ही बताइए कि cos में 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है। तो दोस्तों, cos में होते हैं 45 डिग्री का मान 1/√2, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि यदि अल्फ़ा कोमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) में दिया गया x² - 3x + 5 के मूल हैं, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा बीटा का एलसीएम लेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। आप सभी को बता दें कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। इससे अब हम क्या करने वाले हैं, ये c/a हो गया। ठीक है जी। अब देखेंगे ध्यानपूर्वक, तो a से a आपका कट जाएगा, प्राप्त होगा -b/a हो जाएगा c। अब देखिए -b, तो b का मान ऑलरेडी माइनस में है 3, तो माइनस और माइनस मिलकर ये +3 हो जाएगा। c का मान यहाँ पे 5 है दोस्तों, तो 5 लिखिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 3/5 होगा। 3/5 ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का वियुत्तर d बराबर क्या होगा। याद रखिएगा कि दोनों मूल बराबर होने के लिए d बराबर 0 होना आवश्यक होता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, d बराबर 0। उसके बाद में कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान क्या होगा। देखिए, मैट्रिक एग्जाम पेपर में कभी कोटि का मान पूछा जाता है तो कभी भुज का मान पूछा जाता है। हालांकि यहाँ पे 3, -4 दिया गया है, पहले होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान। तो यदि भुज पूछा जाता तो हम पहले वाला आंसर लिख देते, लेकिन कोटि पूछा गया है तो दूसरा वाला आंसर होगा, यानी -4 होगा। -4 ऑप्शन ए में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, -4। उसके बाद में अगला सवाल करता है यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। देखिए, घनाभ का आयतन का फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, जो कि ऑप्शन ए में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। यदि यहाँ पे आयतन ना पूछकर यदि आपसे विकर्ण पूछा जाता तो सही जवाब हो जाता ऑप्शन बी, √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में होते हैं ऊंचाई का स्क्वायर। ये हो गया घनाभ का आयतन, ये घनाभ का विकर्ण है। घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों 2 ×
एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच होते हैं, यानी 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होते हैं। अब अगला सवाल कहता है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है यानी 90 डिग्री है, कोण ए बराबर 40 डिग्री है, तो कोण सी का मान क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होते हैं 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कोण ए का मान यहाँ पे 40 डिग्री दिया गया है तो हम यहाँ पे 40 डिग्री लिखेंगे। कोण बी का मान 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिखेंगे। कोण सी बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। अब देखिए क्या हो गया कि 90 में यदि हम 40 को ऐड करेंगे तो 130 जाएगा। यदि हम कोण सी बराबर लिखेंगे 180 तो प्लस 130 इधर हो जाएगा माइनस 130। और आप सभी को बता दें कि 180 में से यदि हम 130 को माइनस करेंगे तो प्राप्त संख्या 50 डिग्री होगा। यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए त्रिकोणमिति में एक फार्मूला आप सभी याद किए होंगे कि tan थीटा गुने cot थीटा का मान क्या होता है। तो tan थीटा गुने cot थीटा का मान 1 होता है। इसी फार्मूला के तहत क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया गया है। देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का नाम आया है, ए बी और सी। एक और त्रिभुज का नाम आया है जिस क्वेश्चन में दिया गया पी क्यू आर। अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन कहता है कि ए बी बटे पी क्यू, देखिए ये वाला ए बी बटे पी क्यू, फिर कहता है बी सी बटा आर पी। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका कोण बी का बात किया गया है, यहाँ पे किया गया है कोण पी का। तो कोण बी बराबर होगा कोण क्यू का। तो कोण बी बराबर कोण पी ऑप्शन डी में दिया गया है और तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अब अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जो स्वयं तथा 1 से विभाजित होती है, ऐसे तमामी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, ये सभी के सभी आपका अभाज्य संख्या होते हैं। जैसे कि ऑप्शन में दिया गया 11, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 11। अगला सवाल में कहता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। हालांकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी चैनल पे कर दिया हूँ त्रिकोणमिति वाले वीडियो लेक्चर में। इसका आसान सा ट्रिक जान लीजिए। यदि ऊपर cot स्क्वायर थीटा दिया गया हो तो क्वेश्चन का सही जवाब cot स्क्वायर थीटा आने वाला है। यदि ऊपर tan स्क्वायर थीटा दिया जाता तो क्वेश्चन का सही जवाब tan स्क्वायर थीटा आता। यहाँ पे है cot स्क्वायर थीटा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब cot स्क्वायर थीटा होगा। उसके बाद में कहता है एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगी। देखिए परिमाप को हम लोग परिधि कहते हैं जिसका फार्मूला 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो इसका फार्मूला πr² होता है। पाई से पाई कटेगा, 1r से 1r कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1r और यहाँ पे बचेगा 2, यानी त्रिज्या r बराबर 2 मात्रक। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 2 मात्रक। अगला सवाल कहता है बिंदु ए में कहता है कि 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए एक आसान फार्मूला √x² + y² होते हैं। अब x का मान देखिएगा ना तो x का मान यहाँ पे 2 मिलेगा और 2 का स्क्वायर कर लीजिए 4 हो जाएगा। y का मान क्वेश्चन में 3 है और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। 9 में 4 को ऐड कीजिएगा तो 9 × 4 = 13 होगा, यानी √13 इकाई। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा √13। उसके बाद में कहता है कि दो संख्याओं का HCF 15 है, LCM 90 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने का आसान फार्मूला होता है A गुने B, जिसे हम लोग HCF गुने LCM के नाम से भी जानते हैं। तो A का मान यानी HCF का मान यहाँ पे 15 है, LCM का मान 90 है। 90 में 15 से गुणा करना होगा तो कितना होगा 15 9 135, यानी 135, 1 0 के लाके यहाँ पे लिख दीजिए। तो 1350 क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन सी में है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, कहता है यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि थीटा बराबर 60 डिग्री लिख दीजिए, 2 गुना में था तो भाग में कर दीजिए, ये आपका 30 मरतबे कट जाएगा। कहता है कि साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होते हैं, अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी होगा 1/2। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 कहता है
कि आकृति में पीए और पीबी दो स्पर्शरेखा इस प्रकार है कि पीए की लंबाई 8 सेमी है, तो पीबी की लंबाई बताइए। और आप सभी को प्रमेय में बताया गया है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, यानी समान होती है। एक स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 8 सेमी है तो दूसरा स्पर्श रेखा की लंबाई भी 8 सेमी होगी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 8 सेमी। दोस्तों पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने में तत्व के धातुई गुण में डॉट डॉट होता है। तो याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर आने में तत्व के धातुई गुण में बढ़ोतरी होती है, यानी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। देखिए आवर्त सारणी को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें प्रथम वर्ग के सदस्य में जितने भी धातु है उस सभी के सभी क्षारीय धातु है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, क्षारीय धातु। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। कृत्रिम वृक्क मतलब कि मनुष्य के शरीर में जो वृक्क होता है, तो कृत्रिम वृक्क एक होता है यानी बना बनाया हुआ वृक्क। तो बना बनाया हुआ वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर को अपोहन द्वारा पृथक करता है, तो नाइट्रोजन पदार्थ को। उसके बाद में कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा भोजन का जो पचना है यह एक ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार ये सवाल पूछा जा चुका है। कहता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में रहता है। तो सबसे पहले जानिए कि मच्छर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर, एक होता है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर। यदि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर से संबंधित क्वेश्चन आएगा कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं, तो ये हो जाएगा साफ जल। यदि रहेगा मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस प्रकार के जल में रहता है, तो गंदा जल हो जाएगा। और डेंगू जो बीमारी होती है, डेंगू जो बुखार होता है, वो किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी होती है। अब अगला सवाल कहता है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे सभी के सभी हार्मोन हैं, लेकिन पादप हार्मोन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो हार्मोन है यही है पादप हार्मोन। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अब अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है। देखिए कोशिका का दीर्घन एवं विभाजन में ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये सभी के सभी हार्मोन मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन भी मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा कि तंत्रिका कोशिका को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, जो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, न्यूरॉन। उसके बाद में कहता है कि अंडाणु निषेचित होता है। आप सभी को मालूम होगा कि अंडाणु का निर्माण स्त्री में होता है और शुक्राणु का निर्माण पुरुष में होता है। तो हमसे पूछा गया है कि अंडाणु कहाँ निषेचित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि योनि में तो होगा नहीं, गर्भाशय में भी नहीं होगा, फलोपियन नालिका में भी नहीं होगा, लेकिन अंडाशय से ही अंडाणु का निर्माण होता है, जिससे जनन क्रिया में काफ़ी ही ज़्यादा सहायता उत्पन्न होता है। अगला सवाल कहता है कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी ये चारों ऑप्शन को देख के बताना होगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो एक स्त्री के प्रजनन तंत्र का भाग नहीं होगा। तो देखिए अंडाशय स्त्री में होता है, गर्भाशय भी होता है, डिम्ब वाहिनी भी होता है, लेकिन शुक्रवाहिका इसका स्राव वृषण से होता है जो पुरुष में पाया जाता है। तो इसलिए मानव में मादा जनन तंत्र का भाग क्या नहीं होगा, तो शुक्रवाहिका नहीं होगा। अब अगला सवाल कहता है कि शुक्राणु बनता है। देखिए शुक्राणु का जो निर्माण है ये पुरुष में होता है, और पुरुष में किस अंग में, तो वृषण में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला सवाल कहता है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो याद रखिएगा, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन हैं। उसके बाद में कहता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन परत पाई जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ओजोन को हम लोग O3 कहते हैं। O3 का मतलब ओजोन होता है, जो ओजोन का अणुसूत्र है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं। दोस्तों, ओजोन परत होते क्या हैं? तो ओजोन परत एक ऐसी परत है जो पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। यदि पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ जाएगी ना, तो मनुष्य के शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होने लगेंगे और मनुष्य तमाम अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला सवाल करता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक परिक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 39 का आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, कहता है कि जैविक परिक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो सूखे घास पत्ते हो जाएंगे। इसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण हमें बताना होगा। तो देखिए, नदी में भूमि से जल नहीं निकलता है, तालाब में भी नहीं निकलता है, समुद्र में भी नहीं निकलता है, लेकिन भूमिगत जल का उदाहरण कुआं होगा। कुआं को खोदकर और मिट्टी से जल की प्राप्ति होती है, इसलिए भूमिगत जल का उदाहरण यहाँ पे कुआं हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास जो है ये अपचयन कहलाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। उसके बाद में कहता है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, यानी पीत रस का स्राव कहाँ से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि से होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल की प्रकृति जो है यह लक्षण वंशागत नहीं है। उसके बाद में कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 और 18 जो होते हैं वो वर्गों की संख्या होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का भी सही जवाब 18 होगा। यदि आपके मैट्रिक एग्जाम पे पूछे जाएंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 18 होगा। समूहों की संख्या कितनी होती है, तो भी 18 होगा। लेकिन आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7 हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का अणुसूत्र आप सभी को बता दें कि C6H12O6 होता है। इसमें आप सभी को बताना होगा कि ये जो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 6 है, तो ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं, तो 6 परमाणु हैं, है ना जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 6 होते हैं। उसके बाद में कहता है कि शुद्ध जल का pH मान होता है। देखिए, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, उदासीन जल का pH मान भी 7 होता है। अब अगला सवाल कहता है कि किस वर्ण यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। आप सभी को बता दें कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल का होता है, सबसे कम होता है बैगनी का। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, लाल। यदि आपको अगर विचलन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे कि किस वर्ण का विचलन सबसे बड़ा होता है, तो बैगनी हो जाएगा। किस वर्ण का विचलन सबसे छोटा होता है यानी कम होता है, तो लाल हो जाएगा। अब कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 40 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। यहाँ पे R का मान 40 दिया गया है। हमसे पूछा गया फोकस दूरी यानी F का मान, तो A बराबर होते हैं R/2। R का मान है 40, 40 में 2 से भाग लगाएंगे तो 20 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब 20 सेमी होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। उसके बाद में अगला सवाल करता है किसी गोलीय लेंस के लिए रैखिक आवर्धन होता है। तो देखिए, आवर्धन का m बराबर जो फॉर्मूला होता है वो -v/u होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 50 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, क्योंकि m बराबर h1/h भी होता है और m बराबर v/u भी होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 51 क्या कहता है कि आयु में वृद्धि होने से मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो देखिए, आयु में जब वृद्धि होती है यानी मनुष्य की आयु जिस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ने लगती है,
तो मनुष्य के आँख में क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है, उस दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जरा दृष्टि दोष। सो है दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन बताया गया होगा वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सेट का VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें।